जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ 7 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। कैफ 7 पेपर है कंपनी लॉ का, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों से, नाम तो नहीं पूछूंगा क्योंकि नाम मुझे याद नहीं होने, हो सकता है सेशन गुजर जाए फिर 2-3 बच्चों के याद हो जाए। अब मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि कौन से पेपर दिए बच्चे आपने, नाम क्या है? चारों दिए, और अब ग्रुप बी के 4 देंगे इंशाल्लाह। जी बच्चे आपने कायम जी 3 दिए, मोमिन तो हमारा। जी बच्चे आपने 2 दिए। अच्छा, तो अभी आपका केफ 3 भी रहता है और 2 भी रहता है, ठीक। जी बच्चे आपने FAR1 बीला और टैक्स CMA, बाकी तो हमारे अपने बच्चे, इनका तो मुझे पता है जी। अच्छा, केफ 7 कंपनी लॉ हमारा पेपर है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। एक तो इसका ग्रेड देख लेते हैं, दूसरा ग्रेड के साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि इसमें एरियाज कौन से हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा इस पे डिस्कशन भी करेंगे। इसमें जो सबसे पहले एरिया आएगा वो आएगा इनकॉर्पोरेशन का, या फिर हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। सेकंड जो एरिया इसमें आएगा वो आएगा मैनेजमेंट का। थर्ड जो इसमें आएगा मीटिंग्स का। फोर्थ अकाउंट से डिविडेंड का, और फिफ्थ इसमें आएगा वाइंडिंग अप, ठीक है। 5 एरियाज में पूरे सिलेबस को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ग्रेड जो दिया है आईकेप ने, वो कह रहे हैं जनाब 50 to 20 मार्क्स में यहाँ से टेस्ट करूँगा, 20 to 25 मार्क्स यहाँ से टेस्ट करूँगा, 20 to 30 मार्क्स में यहाँ से टेस्ट करूँगा, और 15 to 20 यहाँ से 12 to, ठीक है। ये पूरा हमारा सिलेबस है। टोटल 12 चैप्टर्स है, लेकिन उन्होंने चैप्टर वाइज ग्रेड नहीं दिया। इन्होंने एक एरिया के मतलब एक से ज्यादा चैप्टर्स बनाए हुए हैं। जैसे इनकॉर्पोरेशन के इन्होंने 2 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट के 2 से 3 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, इसी तरह मीटिंग्स और साथ में मैनेजमेंट के कुछ और चैप्टर्स हैं। तो टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं बुक में वो है 12 चैप्टर्स, 12, ठीक है। इसमें से 100 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। ये तो टोटल है 100 मार्क्स का पेपर। टोटल कितने मार्क्स आएंगे जी? तो जो 85 मार्क्स है, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन वो टेस्ट करेगा। एक है रिप्रोडक्शन वाले। रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन क्या मतलब है कि आपसे जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही चीज आपसे पूछे, या तो डिफाइन करके पूछेगा, या एक्सप्लेन करके पूछेगा, या डिस्कस पूछेगा, ठीक है। रिलेवेंट प्रोविजन जो बुक में लिखा हुआ है सेम वही चीज पूछेगा। इस बार अगर जो रिसेंट अभी अटेम्प्ट हुआ है कंपनी लॉ का, तो तकरीबन उसने सिर्फ 10 से 15 नंबर के सिनेरियो बेस्ड पूछे, ज्यादा पूछे, लेकिन जो सोचने वाले थे। वो सिनेरियो बेस्ड भी जब पूछता है कंपनी लॉ में, तो इस तरह से पूछता है कि आपको एक केस स्टडी बता देगा सिर्फ पेज भरने के लिए,
और आखिर में रिक्वायरमेंट जब आप पढ़ते हो तो रिक्वायरमेंट ऐसी चीज पूछ लेगा कि वो यही रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन होगा, मतलब आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं जो उसके पॉइंट्स है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको कोई ऐसा सिनेरियो, अभी मैं एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पेपर के नेचर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में द मोस्ट इजीएस्ट पेपर एट केएफ लेवल, ठीक है। इतना इजी है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हम यूट्यूब से ले लेंगे, हम यहां से ले लेंगे। तो इजी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, अप टू डेट है या नहीं, उधर से आप पढ़ लेंगे और आप पेपर पास कर। इजी का मतलब ये है कि 2-3 चीजें अगर आप साथ साथ करें, ठीक है, तो बड़े आराम से आपका ये पेपर पास हो सकता है, ठीक है। 2-3 चीजें कौन सी आपने करनी है साथ साथ? आप बैठो वो कर ले। 2-3 चीजें साथ साथ क्या करनी है? नंबर फर्स्ट, आपने छुट्टी नहीं करनी क्लास से, ठीक है। मसला क्या है, कंपनीला ऐसे है ना, अभी इसको मैं रिलेट करूंगा। कंपनीला ऐसे है जैसे हमारी जिंदगी है, जैसे हमारी लाइफ है, जैसे एक इंसान की लाइफ होती है, जैसे एक इंसान की बर्थ होती है, फिर वो दुनिया में लाइफ गुजारता है और फिर आखिर में मर जाता है। कंपनीला, कंपनी आपने नाम सुना होगा, वैसे अभी मैं सिर्फ नाम लेता हूं, इंशाल्लाह ये हम प्रूफ करेंगे। कंपनी को हमारे लीगल टर्म्स में आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम है नेचुरल पर्सन्स। हम कौन से पर्सन है? कंपनी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। तो कंपनी का, आर्टिफिशियल पर्सन का और नेचुरल पर्सन का जो लाइफस्टाइल है, जो 3 स्टेप्स होती है ना, हमारी बर्थ होती है, लाइफ होती है और फिर हमारी डेथ होती है। इसी तरह कंपनी भी इन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। कंपनी के पहले बर्थ होगी, फिर उसके बाद लाइफ टाइम होगी और फिर उसके बाद कंपनी की डेथ होती है। ये हम डिस्कस करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह अपने लाइफ के साथ, नेचुरल पर्सन्स के साथ कंपेयर करेंगे। जहां जहां पे डिफरेंस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। कंपनीला की अगर हम सिलेबस देखें ना, जो नोट्स है, जो आईकेएफ की बुक है, मतलब मेरी अपनी बुक थी इसकी, लेकिन मैंने वो अपडेट नहीं की, तो इस नोट्स में जो आईकेएफ की बुक है, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह 1 by 1, लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे तो मैं रीडिंग भी करवाऊंगा, एग्जांपल्स भी करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, साथ में इंशाल्लाह मैं लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स दे दूंगा आपको, चैप्टर वाइज अप टू डेट, ठीक है, वो होंगे। और चैप्टर वाइज हमारे टेस्ट होंगे। 12 चैप्टर्स है, 12 में से 10 टेस्ट हम लेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि वो छोटे छोटे हैं, तो उसका इंडिविजुअली टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे 10 टेस्ट होंगे इसमें। तो इसमें ये ख्याल करना है कि ये जो है, जो मैं कह रहा हूं ना कि यूट्यूब से पास नहीं होता, ठीक है। अब इसमें ये सीक्वेंस जो है ना आईकेएफ का, मैं इसके साथ एग्री नहीं हूं। इन्होंने सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ किया। जैसे चैप्टर 1 होना चाहिए, फिर चैप्टर 2 होना चाहिए, फिर मेरे ख्याल में चैप्टर 5 होना चाहिए था, 3 की जगह इन्होंने 3 कर दिए, ठीक है। अब चैप्टर 3 में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चा पढ़ेगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जब तक चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा। अच्छा, 3 में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चा पढ़ेगा चैप्टर 5, 6, 7 और 8 में। 4 चैप्टर्स इन्होंने पीछे कर दिए, 2 चैप्टर्स 3 और 4 आगे कर दिए, जिससे बड़ा मसला बच्चों के लिए पैदा हो जाता है कि यार उनको जो चैप्टर 3 में आपने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं, वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं चैप्टर नंबर 5 में, 6 में और 7। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा सीक्वेंस का हमने ख्याल रखना है। और तीसरा, अगर आप डेली क्लास लेना और घर जाके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, कितना? 1 घंटा पढ़ेंगे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपका पेपर पास हो जाएगा। और आप पेपर की रात भी 1 घंटा पढ़ो। समझ में आ रही बात? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल, अच्छा
अब आप सब ने मेरे ख्याल में बिजनेस लॉ सबने पढ़ा हुआ, कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने ना पढ़ा? सबने पढ़ा हुआ है ना जी। अब अगर इसका हम कंपैरिजन कर ले बिजनेस लॉ के साथ, कंपनी लॉ का अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ? वो भी लॉ का पेपर है ना? हाँ, तो इन दोनों का चलो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन कर ले तो मेजर डिफरेंस क्या है? मैं कहता हूं अगर मुझसे पूछे कि अब्दुर्रहमान जब आपने पेपर पास किया था तो सबसे आसान पेपर कौन सा था, ठीक है, तो फाइनल का भी और केफ का भी दोनों लेवल पे मुझे सबसे आसान पेपर ये लगे। रीजन क्या है? देखिए, रीजन ये है कि बिजनेस लॉ जो है ना वो जब आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन, ठीक है, तो वो राइस के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, वो किसी होटल के बारे में भी पूछ सकता है, वो पेट्रोल पंप के बारे में भी पूछ सकता है, वो सब्जी मंडी के बारे में भी पूछ सकता है, समझ में आ रही बात? वो किसी मार्ट के बारे में भी पूछ सकता है। कोई भी सिनेरियो जो आपके जहन में आता है, जो हम सुबह उठते हैं और जो जो चीजें हम फेस करते हैं उसमें बिजनेस लॉ एप्लीकेबल है। वो कभी कॉलेज से सिनेरियो बनाएगा, कभी सब्जी मंडी से बनाएगा। पिछले अटेम्प्ट में उसने सारे एग्जांपल्स जो है ना सब्जी मंडी से सिनेरियो बेस्ड बनाए थे, ठीक है, तो वो उसका फोकस है, जहां पे वो टिक गया वो फिर वहां से चीजें बनाता। कंपनी में जो सबसे बड़ा फायदा है ना, ये कौन सा पेपर है, इसको अगर मैं कहूं ना ये कौन सा लॉ है, जितने भी कारोबार है पाकिस्तान में ये उन सब पे एप्लीकेबल, ठीक है, जो भी कारोबार रेडी वाले से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक बिजनेस लॉ एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारे बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर राइज में कहूं कि राइज इस्लामाबाद ये एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो इस पे बिजनेस लॉ तो एप्लीकेबल है, इस पे कंपनी लॉ एप्लीकेबल नहीं। समझ में आ रही बात? तो मतलब ये हुआ कि बिजनेस लॉ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था पूरे राइज का, कंपनी लॉ में आपसे पूछा जाएगा इस क्लासरूम का, मतलब स्पेसिफिक लिमिट्स है, इसके बाउंड्रीज है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये पेपर पास करना इजी हो जाता है कि कुछ चीजें आपने प्रोविजंस। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर सिनेरियो बेस्ड, इसके सिनेरियो बेस्ड बिल्कुल आप ये ज़हन से निकाल ले कि इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उसी तरह से होंगे जैसे बिजनेस लॉ के आते थे। नहीं, नेवर। इसके सिनेरियो बेस्ड जिस बच्चे को प्रोविजंस याद है ना, लॉ याद है, वो फिर जो मर्जी सिनेरियो बेस्ड पूछ ले वो आखिर में आपसे लाजमी पूछेगा प्रोविजंस के बारे में कि जनाब वो कौन से प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है, कंपनी लॉ क्या कहती है इसके बारे में। तो यहाँ पे आपने सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है, हाँ एक चीज मैं खुल के बता दूं, कुछ टीचर्स जो है ना वो बच्चों को ट्रैप करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं कि आपने सिर्फ क्लास लेनी है और आपका पास हो जाएगा। या मैं एक चीज आपको हकीकत बता दूं पहले कि सिर्फ क्लास लेने से, कॉन्सेप्ट से आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि केफ लेवल पे सबसे ज्यादा क्रेमिंग कौन से सब्जेक्ट का है तो मैं कहूंगा कंपनी लॉ। समझ में आ रही बात? क्योंकि जनरल लॉ नहीं है कि आप अपने अल्फाज में लिख लोगे और आप ये प्रोविजंस आपने याद करने होंगे। हाँ, सेम टू सेम याद करने की जरूरत नहीं कि आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है, लेकिन पूरा 12 के 12 चैप्टर्स आपको याद करने होंगे। अगर आपने याद कर लिए एमसीक्यूज भी आपके कवर, एमसीक्यूज उसी से आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करने हैं। मैंने ऐसे याद नहीं करवाना कि आप लोग जो है ना, मैं कहूंगा जनाब आंखें खोल लो, दिमाग बंद करो, समझ आए ना आए आप याद कर लो। नहीं, पहले समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके बाद खत्म नहीं होगी बात। बात कहां पे खत्म होगी? जब आप उसको क्या करेंगे? याद करेंगे। समझ में आ रही बात? अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और याद कर लिया तो जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, एमसीक्यूज पूछे, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड पूछे या रिप्रोडक्शन वाले के लिए तो वैसे भी याद करना,
ठीक है, तीनों आपके याद होंगे। सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, दो चीजें करनी है, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, दूसरा याद करना, मेमोराइज करना है आपने। इसके बगैर कमनीला में काम नहीं चलेगा। अगर आप ये काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है वो 31 ऑफ दिसंबर मैक्सिमम, कब खत्म होगा, 31 ऑफ दिसंबर तक खत्म होगा। बिल्कुल छोटा सा कोर्स है, ठीक है, टेस्टों समेत। टेस्ट आपका क्लास के टाइम पे ही होगा, ठीक है। मैं आपको दिन बता दूंगा या टीए 1-2 दिन में आपके साथ वो शेयर कर लेगा, ठीक है, टाइम टेबल शेयर कर लेगा। क्लास इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। इसके 4 से 5 चैप्टर्स है जो लेंथी है, जो हमारा ले जाएगा महीना 1.5 महीना। और बाकी इसमें ऐसे चैप्टर्स भी हैं, तकरीबन 6-7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 लेक्चर्स के हैं, ठीक है। वो भी अगर मैं आधा घंटा पढ़ाऊं, अगर घंटा पढ़ाऊं तो वो एक दिन के लेक्चर्स। समझ में आ रही बात? तो हमारी क्लास जो होगी तो अपने टाइम पे 9 से 10, लेकिन क्लास में पहला जो होगा 15 से 20 मिनट, ये मैं आपको कह रहा हूं। और इंशाल्लाह ये आप कल से देखेंगे या कल से, आज तो हमने कुछ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा पहले 15 मिनट्स में आपसे सुनूंगा। क्या करूंगा? सुनूंगा। मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जिससे आपका पेपर क्या होगा, पास हो। कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, जब आप याद करेंगे ना तो इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होंगे क्लास के दौरान कि मुझे पता होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम 10 जगह ऐसे आएंगी जिसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा अंडरस्टैंडिंग में। 90%, 10% बच्चे ऐसे होंगे जब मैं बोलूंगा उनको समझ आ जाएगी, लेकिन 90% मेरे जैसे हैं, उनको आराम से समझ आती है। तो 8 से 10 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो बात मैं बताऊंगा आपका, मैं माइंड ऐसे बना लूंगा स्ट्रक्चर पहले क्लास से कि इंशाल्लाह आपको एक एक चीज बड़े आराम से समझ आएगी, और हम थोड़ा करके समझेंगे तो वो आपके ऊपर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स का। लेकिन आपने क्या चीज करनी है भाई, क्या करना है, याद करना, ठीक है ना। याद करेंगे ना भाई, करेंगे ना। जो बच्चा मेरे साथ ये वादा कर ले कि हाँ याद करेंगे, ठीक है, अगर वो फेल हो गया तो जितनी फीस दी है ये बात लिख ले या वीडियो बनवा ले, उसकी डबल फीस में अपने जेब से वापस करो। समझ में आ रही बात? आपने क्या करना है, हाँ, समझ के याद करना है। ऐसे नहीं याद करवाऊंगा कि अच्छा बस ठीक है ये वाला पेज याद कर। पहले तसल्ली करेंगे क्लास में कि सबको समझ आ गई। अगर आप सारे कहोगे कि हाँ समझ आ गई, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। आपने क्या करना है, याद करना, ठीक है। और जो याद नहीं करेंगे उनको सजा भी मिलेगी, सही है। हफ्ता में सिर्फ आपका वेट करूंगा जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। एक बार फीस पे कर देना, फिर मैं इंशाल्लाह आप मुझे पहचान लोगे। ये ना हो आप भाग जाए ना पहले से, राइस का नुकसान तो नहीं करना। समझ में आ रही बात? हाँ, तो याद करेंगे, ठीक है, और बड़े फ्रेंडली माहौल में। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ, कमनीला जो पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ आप 2 पेपर पढ़ रहे हो, 3 पेपर पढ़ रहे हो, आप टाइम उसको दें। मुझे सिर्फ क्लास का टाइम दे। दूसरा, घर जाके मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं कितने टाइम की, 1 घंटे की मैक्सिमम। 1 घंटा तो दे सकते हैं ना, सीए कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा तो मेरे ख्याल में मैं ज्यादा नहीं आपसे मांग रहा। कितना मांग रहा हूं, 1 घंटा, ठीक है। चले, अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी बात कर ले इसके, ये ले लो, बल्कि ये भी दे यार, किसी को बुलाए नीचे से। उमर को बुलाए या दूसरे को, अमानत को बुलाए।
3 ये आगे वाला लाइट ऑफ कर दो, ये वाली सिर्फ नहीं, वो ऑन कर, वो पीछे वाली, हाँ ठीक। नजर आ रहा जी। स्प्रिंग 2023 का जो सेकंड लास्ट, एक तो ये हुआ ना, ये आइटम यार, ये बच्चों के पास जो नहीं है, कितने बच्चों के पास नहीं है? 1 2 3, आपको मिल गई? 3 5 5 करा ले कंपनी ला के। ये एग्जामिनर कमेंट्स जो है मैंने फोटोकॉपियर को दिए जी। ये आप देखें, ये चीज जो है ना, ये आपको बताती है, हम बहुत सारी चीजों को ICAP के वेबसाइट पे गिवन होती है, हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, कभी हमें पता भी नहीं होता कि इन चीजों को देखना चाहिए। ये आप देख लें, 55% रिजल्ट आया है, 45% फेल हुए हैं। कौन से अटेम्प्ट में? स्प्रिंग 2023। अब पाकिस्तान में कंपनी ला जितने हजारों बच्चों ने दिया होगा कंपनी, और उसमें हजारों बच्चे पास होंगे, 45% का अगर रेशो पूरे पाकिस्तान में निकाले ना तो हजारों बच्चे होंगे। अब हजारों बच्चों का आपको एग्जामिनर बता रहा है रीजन कि क्यों पास हुआ है, एक पैराग्राफ, न कि क्यों फेल हुए हैं, एक पैराग्राफ में 4 से 5 लाइन। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया, इसलिए मैंने दिया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने खुद ICAP के वेबसाइट से न डाउनलोड करने हैं ना देखने हैं, लेकिन जो मैंने दिया कम से कम ये अपने पास संभाल के रखे, आज इसको पढ़ें, और जब घर बैठ के फिर फाइनल प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे ये पेज आपके पास होना चाहिए। ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये पेज आप संभाल के रखें, इसको लाजमी आपने पढ़ना है। पहला पढ़े, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे से देख लें, क्योंकि वो बात कर रहे हैं, चलो पहला हम देख लेते हैं। लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का मैंने डेटा आपके सामने रख दिया है। आटम 2021 का कितना परसेंट रिजल्ट आया? 43%। जी क्या कह रहे हैं? Significant improvement in performance was observed in this section as 43% examinees secured passing marks as compared to 35% and 25% respectively in the immediate। कहता है इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें रिजल्ट क्या था? 35 था और 28, और इसमें कितना था? 43। Poor performance was observed in question number 257। अच्छा, अब जब आप कोर्स खत्म कर चुके होंगे ना और घर में बैठे होंगे तो ये वाला पेपर डाउनलोड कर, जब आपका ये ना हम फाइनल प्रिपेयर होंगे, ठीक है, एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये वाले पेपर डाउनलोड कर दे। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, जो एग्जामिनर कह रहा है कि इन क्वेश्चंस में पूर परफॉर्मेंस है, मतलब ये कि इस पेपर का ये चैलेंजिंग या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, आप उठा के देख लें, आप उसको सॉल्व करें और सॉल्यूशन के साथ देख लें। सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन चलो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे नोट्स में चैप्टर वाइज, मैं आपको पास पेपर्स जो दूंगा वो तो चैप्टर वाइज होंगे। आप ICAP का कंप्लीट पेपर डाउनलोड करें, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 निकाले, 5 निकाले और 7 और 10, 4 क्वेश्चन कह रहे। अब मुझे बताएं 4 क्वेश्चन कम से कम कितने मार्क्स होंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 40 मार्क्स होंगे ना। तो अगर 65%, ये कितना है 43, तो फेल कितने हुए? 57%। 57% बच्चा अगर 4 क्वेश्चन में सही परफॉर्म ना करे, मुझे बताइए 40 नंबर का पेपर उसने सही अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्या वो पास हो सकता है? 60 में से वो 50 ले सकता? नहीं ले सकता। ये आपको बताएगा कि जनाब आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल। आगे पढ़े जी, क्या कह रहे हैं, इधर देखें, ये इसको अंडरलाइन करें, अपने उसमें इसको अंडरलाइन करें, सही तरह से हाईलाइट करें। कौन से स्टडीज के ऊपर बच्चे किस पे जाते हैं? हाँ, और इधर देखें आगे तक, रेलेवेंट नॉलेज ऑफ लॉ टू सिनेरियो बेस्ड। जब तक आपको प्रोविजन याद नहीं होगा ना, ये ज़हन से निकाल दे कि मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कर लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं। आईकेप के जितने भी पेपर्स हैं जिसमें थ्योरी है केएफ लेवल, ठीक है, उन सब में एग्जामिनर का कमेंट सब में कॉमन है। टैक्स में, बी लॉ में, कंपनी लॉ में, ऑडिट में और एमएफए जो मैनेजरियल पोर्शन, इन सब के एग्जामिनर कमेंट्स देख लेना। एक चीज एग्जामिनर के कमेंट में कॉमन है सारे पेपर्स के लिए, वो क्या है? सेलेक्टिव स्टडी, और दूसरा कि वो सिनेरियो बेस्ड पे जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? इसका एक ही रीजन है कि हम सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट बड़े अच्छे अच्छे नामी गिरामी टीचर से कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें आपका पेपर पास हो जाएगा। मैं आपको एक तलख हकीकत बता रहा हूं, ठीक है, आप सीफेप लेवल पे होंगे, ठीक है, इंसान को बहुत बुरी फीलिंग आती है कि देखो मैं किस लेवल पे पहुंच गया सीए का। लोग कहते थे हमारे टाइम पे मॉड्यूल होते थे, हमें टीचर्स कहते थे मॉड्यूल बी कर लिया सीए हो गया, ठीक है, हम बड़े खुश हुए, ठीक है, कि बाद में हमें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, मॉड्यूल बी से सीए नहीं होता, मॉड्यूल एफ से सीए होता। उस टाइम एफ तक मॉड्यूल होते थे, ठीक हो गया। फाइनल में जाके जब मैं रट्टा लगा रहा था ना, और मेरा रट्टा 100 बार याद कर लूँ ना, फिर भी अगर 5 लाइन्स याद किए हैं तो 2-3 भूल गया हूँगा, वो तकरीबन 40% मुझे याद रह जाता है। याद करके लिख के उसके बाद 40-50% मुझे याद रह जाता था, मुझे बड़ा दुख होता था। मैं सोचता था यार इधर देखो कहाँ तक पहुंच गए और अभी तक रट्टे लगा, ठीक है। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि इसके बगैर जो है ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, उसको मैं कैटेगराइज कर लूंगा, वो 2-3% होते हैं कि मुझे सुनेंगे, घर जाके एक बार रीडिंग करेंगे, ठीक है, उनको अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी दी होती है कि उनको वो चीजें याद हो जाती है। बेशक वो अल्फाज नहीं लिखते, लेकिन अपने अल्फाज में वो 80-90% रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये रेशो कितना है? 2-3%। आप में से जो बच्चा ऐसा है तो उसकी खुशकिस्मती है, उसके लिए ये मसला नहीं करेंगे ये पेपर। लेकिन 98% बच्चे मेरे जैसे होते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट से और एक बार रीडिंग से चीजें याद नहीं होती। तो आपने मेहनत करनी है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे जाके आपने रट्टा लगाने, आपने याद करने। रट्टा ना लगाए इसको। रट्टा 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कॉन्सेप्चुअली एक चीज को मेमोराइज करना, याद रखना, ये मजबूरी है। आप पेपर में क्या लिखोगे अगर आपको याद नहीं है? कॉन्सेप्ट्स आपके जितने भी क्लियर है, अकाउंटिंग का पेपर तो नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आप करते जाओ। आपने लिखना है और एग्जामिनर को ये जो उसने कहा है, जो मैंने आईकेप की बुक में वर्डिंग लिखी हुई है ना, उसने कहीं पे मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके कमेंट से ये पता चलता है कि मुझे वो वाली वर्डिंग पसंद है जो मैंने उधर लिखी हुई है। वो टर्मिनोलॉजी, मतलब वो प्रॉपर सेम वर्ड टू वर्ड वो ना लिखे, लेकिन कम नीला के अपने टर्म्स है वो टर्म्स यूज करें। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों ने जी आगे देखें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। Examinees are advised that while attempting the scenario-based question, first determine the core issue underline करो। सबसे बड़ा रीजन जो है ना, मैं आपको फेलियर के कुछ रीजंस बताता हूं, और ये सारे पेपर्स के रीजंस हैं। जो मेजर रीजंस है ना वो क्या, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो है ना वो है वो क्या चीज है? मेरे लॉ के और टैक्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों का मैंने इस पे बड़ा काम किया हुआ, इस पे मैं बड़ा जोर देता। सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है ना वो क्या है? क्या चीज हमें समझ नहीं आती? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। वो हमसे पूछता है आपका नाम क्या है? हम लिखते हैं मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है,
मेरे परदादा का नाम ये है, मेरे पड़ोसी का नाम ये है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी ये है पाकिस्तानियों की। FSC तक ये हमारा मतलब 15-16 साल, कितने साल पढ़ते हैं FSC तक? 15-16 साल, 17 साल तो पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि 5 साल तो मेरे ख्याल में 1 तक पढ़ते हैं हम। कोई पता नहीं कौन कौन से नाम रखे हुए हैं उन्होंने स्कूलों में। मेरी छोटी सी बेटी है 4 साल की। पहले तो मैं खिलाफ था कि नहीं 5-6 साल की होगी तो मैं स्कूल में दाखिल कराऊंगा ना, ठीक है। फिर मुझे बेगम ने कहा कि जनाब आपकी सोच है, 4-5 साल तो ये यहाँ पे गुजारेगी, फिर क्लास 1 में जाएगी। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार वो जब मैं गया हूँ तो पता नहीं मोंटेसोरी और प्री कौन सा और पोस्ट कौन सा और फिर नर्सरी और फिर प्रेप, और मैं तो यकीन करें हमारे टाइम पे तो सीधा सीधा स्कूल जाओ, क्लास 1 में बैठ जाओ। हैं? मैंने बस छोड़े, अच्छा ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी जो हमारी चीज है ना, और ये आप लोगों की या हमारी गलती नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि 12वीं क्लास तक हमें बताया जाता था जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स। यहां पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। वो खुद बता रहा है, ये अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या है? इसको हाईलाइट करो। इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर आपको बता रहे कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप तो मुझे वो बता ही नहीं रहे। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आप मेरा ले रहे, ठीक है। मतलब एग्जामिनर, आप यकीन करें अभी रिसेंटली आईकेप की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो मीटिंग में मैं तो नहीं गया था, मैंने जूम पे अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिजिकली भी हमारे राइस के कुछ लोगों ने अटेंड की है, ठीक है। अच्छा, आप यकीन करें आईकेप के अल्फाज थे, ये आईकेप के, कितना आपको बुरा लगता है ना आईकेप? हाँ, क्या अच्छा लगता है? हाँ, आईकेप के ये अल्फाज हैं कि जनाब हम अगर खुद को कंपेयर करें, चलो बाहर नहीं करते, ये पड़ोस वाले मुल्क को अगर हम कंपेयर करें अपने साथ इंडिया को, तो उन्होंने नंबर बताया है कि उनके हजारों में वो नंबर था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई करते, हमारे सैकड़ों में, और सैकड़ों में भी कितना, कभी 200-250 से ज्यादा हर साल क्वालिफाई नहीं। कहते हमें ये खुद टेंशन है कि हम कम से कम मार्केट की रिक्वायरमेंट है पूरे दुनिया की हमारे सीएस की कि हम भी हजारों में क्वालिफाई करवाएं। लेकिन क्या करें कि बच्चे पेपर ऐसे दे रहे हैं कि ये 200-250 हमने तो पास कराए हैं, लेकिन अगर ये 200-250 हम, आप टीचर्स हमें कह रहे थे अगर इन स्टूडेंट्स के पेपर हम आपसे चेक करवाए ना और इन्होंने 30-30 नंबर लिए तो हमें बताना, फिर हम फाइन दें। मतलब ये एक मिथ बनी हुई है, ये एक आप लोगों की गलतफहमी है कि आईकेप जानबूझ के फेल करवाता है। आईकेप जानबूझ के पास करवाता है। उन्होंने कहा जिस टीचर को एतराज हुआ कि हमारे साथ पेपर पे बैठ के हम आपको दिखा दें। और कुछ टीचर्स हमारे टाइम पे, यकीन करें, आईकेप ने पेपर्स दिखाए थे और वो टीचर्स जब आए हैं ना वापस, उन्होंने कहा खुशी मनाओ कि ये आपके चेक कर रहे हैं पेपर। अगर ये पेपर मैं चेक करता, यकीन करें कि फेलियर के साथ 2-3 थप्पड़ भी मारता। कि आप लोग जो गंद मचा के आते हो, कहता है इससे आपका वो पेपर पास करते। कभी ग्रेस मार्क्स देते हैं, इतने मार्क्स ले लो तो हम ग्रेस मार्क्स, मतलब 40 नंबर ले लो, 40 के बाद जो बच्चे 1 नंबर लेंगे एक हम फ्री में देंगे। ये आईकेप की पॉलिसी है ग्रेस मार्किंग की। मतलब 45 वाला बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 45 आपके अपने आए, 5 उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये आईकेप की पॉलिसी है, रिटन पॉलिसी है। ये ग्रेस मार्किंग वो करते हैं, एक के बाद कभी 2 नंबर देते हैं, कभी एक के बाद आधा नंबर देते हैं, कभी एक के बाद 1 नंबर देते हैं। पेपर के ऊपर देखते हैं कि पेपर कितना टफ आया था, एवरेज था, आसान था, उसके मुताबिक आपको ग्रेस मार्किंग अलॉट करते हैं। आपके ये जो पास होते हैं ना, अगर आपने 50 नंबर लिए हैं या 51 मार्क्स लिए हैं, ये आपके अपने सारे पूरे नंबर नहीं है। इसमें आईकेप ने आपको तोहफे के तौर पे 6-7 नंबर दिए। ये जो 47-48 पे फेल होते हैं ना और फिर सर पकड़े होते हैं
ओए होए मैं तो फेल हो गया 2 नंबर से। ये 8 नंबर, ये 48 आपके अपने नहीं है, आपके अपने या 42 थे या 43 थे, 4-5 नंबर आपको कौन से मिले हैं? ग्रेस मार्क्स। कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं, आप यकीन करें हमारे टाइम पे ऑडिट का पेपर आया था, हमसे सीनियर थे, तो हमारे टीचर ने बताया चलो पूरे पाकिस्तान में आप मुझे ऑडिट में ऐसा बच्चा दिखाए जिसके 40+ मार्क्स। हमने कहा सब रीजन, कहते नहीं 2-3 दिन आपको मैं दे रहा हूं। हर एक बच्चे का, हम 150-200 बच्चे बैठे थे, कहते हैं हर एक बच्चे का कोई सोशल सर्कल तो होगा ना, 2-2 3-3 दोस्त तो होंगे ना ऑडिट वाले। कहते आप पूछ लो 40+ मार्क्स जिसके आए हैं और वो फेल हुआ वो मुझे बताएं। हमने जब सर्च किया सारे बिलो 40 थे। उसने कहा इन्होंने इस बार ऑडिट में पास किया हुआ है 40 पे बच्चों। कितने पे? मतलब जिन्होंने 40 लिए हैं ना उनको कितने ग्रेस मार्क्स दे दिए? 10। वो पेपर बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था उस अटेम्प्ट का। तो आईकेप, ये आईकेप की स्टेटमेंट है, ये लोग आप जहन से निकाल दें कि हमें वो जानबूझ के फेल करते हैं। वो कहते हैं जनाब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो आप मुझे सिर्फ अपना नाम बताएं। बेशक इस क्वेश्चन के लिए मैं 10 नंबर दे दूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। जो मैंने पूछा है यहां पे याद रखो, कभी भी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं लिखा। हाँ, ये अब मैं आपको, जैसे आपने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, लॉ में आपसे पूछे कि मुझे डिस्कस करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, और ये 3 नंबर का पूछे, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ नाम लिख लें, एक्सप्लेन करने की जरूरत। लेकिन अगर वो आपसे पूछे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर 10 नंबर का, तो इससे फिर पता चलता है कि जनाब मैंने एक एक एसेंशियल को लिखना भी है, एक्सप्लेन भी करना, और एक छोटा सा एग्जांपल भी साथ देना। समझ में आ रही बात? ये आपको कुछ जगहों पे मार्क्स आपको आइडिया देता है कि हाँ यहां पे कितना लिखना है, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपने टू द पॉइंट रहना है। अगर उसने कहा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर और 20 नंबर का पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? फिर एक्सेप्टेंस के भी साथ लिखो। फिर बच्चे क्या करते हैं, ऑफर की डिफिनीशन साथ ऐड कर लेते हैं कि चलो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। भाई उसने पूछा नहीं तो क्या जरूरत? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई? क्या है? क्वेश्चन रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग। मैं कहता हूं ना, मेरा अपना एनालिसिस है, जिस बच्चे को ये चीज समझ आई ना, उसने वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कितने मार्क से कवर कर लिए? 25%। ये मेरा अपना पर्सनल जाती एनालिसिस है। जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैंने टीचिंग शुरू की थी जब मैं खुद भी कैफ का स्टूडेंट था। तब मॉड्यूल डी से मैंने टीचिंग शुरू की थी, मेरा आखिरी मॉड्यूल रहता था, ठीक है। तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ाता था, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाता था, और उस टाइम कुछ एक एरिया, एक पोर्शन मुझे टीचर देते थे, मैं सिर्फ वो पढ़ाता, ठीक है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे ये चीजें रियलाइज होना शुरू हो गई। जब आपने अभी बॉल पॉइंट उठाया भी नहीं है और आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, और आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, अभी आपने एक लफ्ज क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा, आपके कितने मार्क्स से कवर हो गए? 25। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2.5 नंबर आपने ले लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता इस क्वेश्चन में आपके इससे कम मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ किस चीज से? अंडरस्टैंड। ये बाकी जितने भी मार्क्स आप लेते हो, या आप अपने लिखने से लेते हो। तो दूसरा बड़ा रीजन फेलियर का आता है क्या चीज? प्रेजेंटेशन। क्या चीज आती है? प्रेजेंटेशन। मैं कहूं मोमिन को, मोमिन इधर आ जाओ, क्या इधर बुला रहा हूं, क्या कहूं? मोमिन इधर आ जाओ। दूसरा, ओए मोमिन इधर आ। बताओ दोनों का मतलब क्या है? सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? मोमिन को कौन सा अच्छा लगे? मोमिन इधर आ जाओ। ओए वाला क्या होगा? ओए वाला अच्छा लगेगा?
हाँ, हम एग्जामिनर को ओए करके बुलाते हैं, वो कहते हैं ये काम नहीं करना मेरे से। ये प्रेजेंटेशन है। ये क्या चीज है? तमीज के साथ, ठीक है, बात करने का सलीका होता है। देख लो, खुद देख लो, ये सारी चीजें हम पर्सनल लाइफ में करते हैं, कभी सोचा नहीं है। दोस्त से बात करते हैं, स्टाइल क्या होता है? पेरेंट्स से बात करते हैं, स्टाइल क्या होता है? ठीक है, किसी फीमेल दोस्त के साथ बात करते हैं, फिर स्टाइल क्या होता है? हाँ, अनजान बंदे से बात करते हैं, फिर स्टाइल क्या होता है? टीचर से बात करते हैं, फिर स्टाइल क्या होता है? ये प्रेजेंटेशन है। सोने जाते हैं, कपड़े ड्रेसिंग क्या पहनते हैं? शादी पे जाते हैं, फिर क्या होते हैं? क्लास में आते हैं, फिर क्या होते हैं? ये सारी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन आपकी जो है ना, रिफ्लेक्ट करती है। दूसरे बंदे के साथ अब अगर आप बात ना करें, मुझे आप शादी हाल में ले जाएं और मैं आपको बगैर बताए बताऊंगा कि इसमें वेटर कौन सा है और शादी पे आने वाले बंदे कौन से, आप कहोगे सर ये तो हम भी बता सकते हैं ना सारे। क्यों बता सकते हैं? प्रेजेंटेशन। किससे? तो क्या प्रेजेंटेशन देनी है? उसको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि एग्जामिनर को फील हो जाए कि हाँ ये बच्चा पेपर पास करने के लिए आए। प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी राइटिंग आ जाती है, हैंड राइटिंग, कि आपने लिखना, आपकी राइटिंग कितनी प्यारी है। लेकिन मैं कहता हूं हैंड राइटिंग मैटर करती है 1% भी नहीं करती। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है ना, तो ये कोई मसला नहीं, कम से कम इतना कर लो कि उसको समझ आ जाए। डॉक्टर वाली नहीं करनी कि सिर्फ आपको खुद समझ आ जाए। और अक्सर बच्चों को तो आप यकीन करें, अपना टेस्ट वापस दे देना, आप उनसे पूछे ये क्या लिखा हुआ है, कहते सर नहीं पता क्या है। समझ में आ रही बात? ये उसका टेस्ट नहीं लेना एग्जामिनर का कि ऐसा लिखो और उसको दिल में कहो कि चलो पढ़ के दिखाओ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे हमने काम करना है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, अब जिन बच्चों ने लॉ और टैक्स पढ़ा हुआ है, इसमें मेजॉरिटी चीजें इनको जो है ना तंग नहीं करेगी। ये ऐसी चीजें हैं ना कि ये आपके थ्रू आउट सीए में काम आए। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब अगला देखें, इससे ऊपर वाला कौन सा है? स्प्रिंग 2022 का कितना परसेंट रिजल्ट है? हाँ, 22%। ये भी नहीं है कि 43% आता है तो कम नहीं आता। अब पढ़े, क्वेश्चन 378, question number 3 and 8 were scenario based question where examinees failed to identify and apply relevant knowledge of law. Question 7 was straightforward question that requires knowledge of law that pertains to winding up. However, as it was a new topic included in the syllabus, examinees were unable to attempt it properly. ये बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं था वाइंडिंग अप वाला चैप्टर। ये जब नया नया एड हुआ था ना, तो वो टीचर्स जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट लॉ फाइनल में नहीं पढ़ा था, ये कॉर्पोरेट लॉ फाइनल से आया था ये वाला टॉपिक, तो उन्होंने ये पढ़ाया ही नहीं था। अगर पढ़ाया भी था तो बस रीडिंग करवाई थी और वो अल्फाज, वो वर्ड और तर्जुमा करवाया था। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें समझने वाले हैं। और अनेबल टू अटेम्प्ट इट प्रॉपरली विच में लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू, वही बात फिर आ गई, कौन सी स्टडी? परफॉर्मेंस वाज कंपैरेटिवली बेटर इन एमसीक्यूज। अच्छा, सेलेक्टिव स्टडी पे मैं इसलिए बात नहीं करता कि सेलेक्टिव स्टडी, मैंने सेलेक्टिव पढ़ाना नहीं है, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। ठीक है, जब मैंने एक एक लफ्ज पढ़ाना है, एक एक लफ्ज की रीडिंग करानी है क्लास में, तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप कोई चीज छोड़ देंगे। और ना मैंने, हाँ, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर में, चैप्टर वाइज भी बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी छोड़ दें, जो मैंने नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको छोड़ दें। इसका मतलब, इंपॉर्टेंट का मतलब यह होता है कि जब आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को तैयार करें। देखिए 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं ना, 4 चैप्टर जिसमें आपका 50% पेपर आता है, तो उसके लिए मैं लाजमी बात है इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज करूंगा। जब आप घर बैठ जाए तो आप उन 4 को पहले साइड पे कर ले, बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये 4 में तैयार करूंगा, मेरे 50 नंबर तैयार होंगे। बाकी 8 चैप्टर्स में से 50 आते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि आप जब अपने घर में बैठ के प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाएं तो उसमें आपने ये काम करना है कि ये वाले एरियाज पहले कवर करना। ठीक हो गया जी। इसके बाद कौन सा है? ऑटम 2022 कितना परसेंट? 34।
थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है। द मेन रीजन ऑफ इम्प्रूव्ड रिजल्ट आर गुड परफॉर्मेंस इन एमसीक्यूज एंड एक्नॉलेज रिजल्ट्स कुड हैव बीन बेटर इफ द एग्जामिनीज हैड अप्लाइड रेलेवेंट नॉलेज। वही बात कर रहा है कि रेलेवेंट नॉलेज का मतलब क्या है? रेलेवेंट नॉलेज यकीन करें कि इस कागजों से ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो बुक है, इससे एक लफ्ज भी बाहर नहीं, एक लफ्ज। अगर मुझे किसी ने दिखाया कि सर ये तो कमनीला के बुक में नहीं था और ये चीज उसने पूछी हुई है, मैं फाइन दूं, एक चीज भी इससे बाहर नहीं है। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि आपने इस तक रहना है, ठीक है। अच्छा, और एक सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है? रेलेवेंट नॉलेज। मैंने अपनी बुक जो है ना, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने अपडेट नहीं की और मैं अपडेट भी नहीं करूंगा। उसकी रीजन क्या है? पहले एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे, अब उन्होंने एमसीक्यूज ऐड कर। बहुत सारे टीचर्स ने सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि बच्चों को बुक आसान लगे। क्या लगे? आसान। टाइम हो गया कि बच्चों को क्या बुक आसान लगे। बहुत मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, अपने बुक में से स्किप कर। 5 पॉइंट्स थे, 5 में से कितने ऐड कर लिए? 3 ऐड कर लिए, 2 स्किप कर। मेरे पास आप में से आएंगे बहुत सारे बच्चे, सर ये वाली बुक पढ़ लें, ठीक है, तो ख्याल करें मैं बेइज्जती के साथ मना करूं, ठीक है। आईकेप की बुक जो है, आईकेप अपनी बुक से क्वेश्चन पूछता है, बाकी आप देख ले तकरीबन ये आपके पास है। सब में मेन रीजंस जो है ना, ये 2-3 लिखे हुए हैं। अच्छा, अब कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फोटोकॉपियर को मैंने बुक दे दिया है, अपडेटेड बुक आईकेप की, ठीक है। कल आपने चैप्टर 1 के नोट्स ले लेने हैं, वहां से प्रॉपर अपनी पढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कोई भी चीज आईकेप की इस बुक में सबसे अच्छी क्वालिटी जो है ना, मुझे ये पसंद आई है कि इन्होंने ये लाइट ऑन कर दो, मतलब आगे बढ़। अच्छा, आईकेप ने जो सबसे अच्छा काम किया है ना इसमें, वो ये किया है इस बुक में कि आईकेप ने इस बुक में हर एक कॉन्सेप्ट के बाद रिव्यू क्वेश्चन दे दिया, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन दे दिया है। मतलब, और वो क्वेश्चन आईकेप का अपना क्वेश्चन है पास पेपर्स का, ठीक है। तो कुछ हमारा पढ़ते पढ़ते पास पेपर्स की प्रैक्टिस होगी, फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो जो पास पेपर्स में आपको आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ, ग्रुप से याद आया, सारे बच्चे नाम लिख के, ठीक है, और पेपर साथ मेंशन करें और मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, ताकि मैं फीमेल स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप होगा, आप लोग भी सारे सेंड करें और आप लोगों का आज मैं आपके साथ रात को शेयर कर दूंगा पास पेपर्स, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। बस वो जाके फोटोकॉपियर से, फोटोकॉपियर के पास भी मैंने शेयर किए होंगे, वहां से बुक टाइप बना लें, ठीक है। मैं भी डिस्कस करूंगा क्लास में सारे पास पेपर्स 1 by 1, मतलब सारे इन द सेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे। बिजनेस लॉ में मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट बिजनेस लॉ वाले हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पास पेपर्स 100% करके जाओगे, 70-80% पेपर आपका रिपीटेड हो। समझ में आ रही बात? कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, वही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।